सबसे पहले आपको गूगल के पेज पे जाना है और सर्च करना है ITR ई फाइलिंग। इसके बाद सर्च रिजल्ट्स में इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर क्लिक करना है। साइट का नाम अच्छे से देख लीजिए, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। ये टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है जिसमें आप अपना ITR ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसका इंटरफेस काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म से ITR फाइल करना बिल्कुल फ्री है। एक पर्सन जिसे इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज है और थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज है, वो अपना ITR आसानी से खुद ही फाइल कर सकता है। ITR फाइल करते समय आपको डाटा एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है। आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल करें उसे सावधानी से चेक करके एंटर करें। यदि आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। यदि आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं, यानी उसे करेक्ट भी कर सकते हैं यदि आपने 31 जुलाई 2017 के पहले फाइल किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ITR ई फाइलिंग की प्रोसेस। सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड यूज़र होने चाहिए। यदि आप एक रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं, आपने आज तक कोई ITR फाइल नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी आसान है। जैसे आप फेसबुक, जीमेल पे अपना अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही ई फाइलिंग वेबसाइट पे आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। बस आपको डाटा की एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है। क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड यूज़र हूँ तो मैं लॉगिन हियर करके लॉगिन कर सकता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र ID, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। यूज़र ID आपका पैन नंबर होता है। पासवर्ड जब आप रजिस्टर करते हैं उस समय जो आपने पासवर्ड फीड किया है वो पासवर्ड आपको डालना पड़ता है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। यूज़र ID, आपका पैन नंबर, पासवर्ड, देन आपका डेट ऑफ बर्थ, देन कैप्चा कोड एंड देन लॉगिन। ITR फाइल करने के लिए आपको 3rd नंबर का ऑप्शन ई फाइल पे आना है और इसमें 2nd नंबर का ऑप्शन प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आप अपना पैन नंबर चेक कर सकते हैं। ये पैन नंबर आपका आ रहा है। सबसे पहले चूज़ करना है असेसमेंट ईयर। हम असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए ITR भर रहे हैं। अब सिलेक्ट करना है ITR 1 या ITR 4। ITR 1 जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए है और ITR 4 सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन के लिए है। अभी हम अपना ITR 1 सैलरीड पर्सन के लिए भर रहे हैं, इसलिए हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। ITR चूज़ करने के बाद प्रीफिल एड्रेस विथ, आप अपना एड्रेस प्रीफिल कर सकते हैं पेन डेटाबेस से या पुराने रिटर्न से, या कोई नया एड्रेस भी डाल सकते हैं। मैं अपना एड्रेस प्रीफिल कर रहा हूँ पुराने ITR फाइल से। डू यू वांट टू डिजिटली साइन, यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो उसे यस कीजिए और नहीं है तो इसे नो कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नो रहेगा। सबमिट करने के बाद हम आ गए ITR पे। अब यहाँ पे आपको अलग अलग टैब्स दिख रहे हैं। सबसे पहला टैब है इंस्ट्रक्शंस का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लें। इसमें जो मेजर इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बैक स्पेस या बैक बटन नहीं दबाना है क्योंकि आप लॉग आउट हो जाएंगे। दूसरा, आपका जो भी डेटा है उसे प्रॉपर टाइम पे सेव करते रहना है। यहाँ पे आप टाइमर देख सकते हैं। ये टाइमर एक काउंटडाउन चल रहा है। अगर ये काउंटडाउन 0 हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे और आपका सारा वर्क जो है वो वेस्ट चला जाएगा। देखिए, जैसे ही मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ, जैसे ही मैंने सेव ड्राफ्ट किया, ये टाइमर वापस 1500 से चालू हो गया। तो जब भी आप सेव ड्राफ्ट करेंगे ये काउंटडाउन फिर से चालू हो जाएगा, तो आप लॉग आउट नहीं होंगे। तो पहला इंस्ट्रक्शन है बैक स्पेस नहीं दबाना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है समय समय पे आपका वर्क सेव करते रहना है। तीसरा, ये जो प्रीव्यू एंड सबमिट बटन है ये आपको तभी दबाना है जब आप श्योर हो जाएं कि आपने जो है सारा डेटा फिल कर लिया है। चलिए, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, बाकी इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लें।
इंस्ट्रक्शन के बाद फर्स्ट स्टेप की बात करें तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है, जिसमें आपका पैन नंबर, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार एनरोलमेंट आईडी। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर डालेंगे, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आधार एनरोलमेंट आईडी डाल सकते हैं। आप आधार के लिए अप्लाई कीजिए और वहाँ से जो आपको एनरोलमेंट आईडी मिल रहा है उसे यहाँ पे फिल कीजिए। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आगे का जो भी फ्यूचर करस्पॉन्डेंस होगा, फ्यूचर जो भी कम्युनिकेशन होगा टैक्स डिपार्टमेंट से, वो इसी नंबर और इस ईमेल आईडी पे होगा, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका एड्रेस और पिन कोड, स्टेट, ये सब आपको ध्यान से भरना है। जिस भी टैब पे रेड स्टार है वो कंपलसरी फील्ड है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद आए एम्प्लॉयर कैटेगरी पे। एम्प्लॉयर कैटेगरी में गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, पीएसयू में है तो पीएसयू, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो अदर्स, क्योंकि मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हूँ तो मैं अदर्स सेलेक्ट करूँगा। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रेसिडेंट ही रहेंगे। अगर आप एनआरआई हैं तो एनआरआई वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, आपके पास असेसमेंट ईयर 17-18 का रिटर्न फाइल करने के लिए 31 जुलाई तक का टाइम है, तो अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट ही आएगा। वेदर ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न, ये रिटर्न ओरिजिनल है। इन केस आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो जब आप करेक्ट करेंगे, जब उसमें करेक्शन करेंगे उस समय आप रिवाइज रिटर्न चूज़ कर सकते हैं। ये नीचे बाकी की जो टैब है, ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, ये तब भरना है जब आप रिवीजन कर रहे हैं। अभी तो हमारा ओरिजिनल रिटर्न है तो ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। आर यू गवर्न बाय पुर्तगीज सिविल कोड एज पर सेक्शन 5 है, इसमें आपको नो सेलेक्ट करना है। ये केवल गोवा स्टेट के लिए अप्लीकेबल है, वो भी स्पेशल केसेस में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नो रहने वाला है। सेव ड्राफ्ट करते रहिए, सेव ड्राफ्ट नहीं भूलना है अपन को। अभी तक हमने देखा इंस्ट्रक्शंस एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं इनकम डिटेल्स पे। इनकम डिटेल में सबसे पहले आपको फिल करना है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इनकम फ्रॉम सैलरी आपको आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी में मिलेगा। फॉर्म 16 आपको आपका एम्प्लॉयर इशू करता है, उसमें पार्ट बी में जो है आपका कंप्यूटेशन रहता है, उस कंप्यूटेशन से आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी फिल करनी है। फॉर्म 16 के एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए से पता चलता है कि आपके एम्प्लॉयर ने क्वार्टर वाइज कितना टैक्स काटा है, और पार्ट बी में आपके सैलरी का कंप्यूटेशन रहता है। तो आपको पार्ट बी में आना है और पार्ट बी से आपको आपका सैलरी इनकम लेना है। तो पार्ट बी में आपका जो सैलरी इनकम रहेगा वो रहेगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ से आपको ग्रॉस टोटल इनकम उठाना है आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी से। देन टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आपको कोई रेंट आता है, या हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह रहे हैं और आपका कोई लोन चल रहा है जो आप क्लेम करना चाहते हैं एज ए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल देना पड़ेगी। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी में न तो कोई इनकम है और न ही कोई लॉस है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इफ़ लॉस पुट द फिगर्स इन नेगेटिव, यानी अगर आपकी रेंटल इनकम है तो पॉजिटिव फिगर आएंगे, अगर आप इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में ये नेगेटिव फिगर आएगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे आपको आपके सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है या कोई कमीशन या कोई अदर कोई भी इनकम हो रही है तो उस इनकम को यहाँ पे डिटेल डालनी है। मेरे केस में मेरे पास न तो कोई रेंटल इनकम है न ही मेरा कोई होम लोन चल रहा है, तो मैं इसे भी स्किप करूँगा, और मेरी कोई अदर इनकम नहीं है, इसे भी स्किप करूँगा। तो सैलरीड पर्सन के लिए इन तीनों इनकम का जो टोटल है उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शंस माइनस करते हैं। डिडक्शन में सबसे मेजर डिडक्शन होता है 80C। इसमें आपके LIC का जो आप प्रीमियम भरते हैं, आपका जो PF कटता है, आपके चिल्ड्रन जो स्कूल जाते हैं उसका जो ट्यूशन फीस होता है, आपने अगर कोई होम लोन अवेल किया है तो उसका प्रिंसिपल जो आप रीपेमेंट करते हैं, तो इस तरीके के सारे जो आपके डिडक्शन है वो 80C में आते हैं। मेरे केस में केवल PF अप्लीकेबल है तो वो मैं डाल देता हूँ PF। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है जो ज़्यादा काम का आता है वो है 80D। 80D में आपने जो मेडिक्लेम प्रीमियम्स भरे हैं
चाहे वो आपके लिए हो या आपके डिपेंडेंट्स के लिए यानी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए या स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए, आपने जो भी प्रीमियम भरा है उसका रिडक्शन आपको मिलता है। तो वो मेरे केस में है, वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिगर्स आपको काफ़ी सावधानी से भरने हैं, कुछ भी जल्दी नहीं करनी है। इतना फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। यहाँ से जीटीआई में से यानी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन होने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे बोला जाता है टैक्सेबल इनकम, और आपका जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो टैक्सेबल इनकम के हिसाब से होता है। तो ये टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैक्स जो है पेबल आ गया। रिबेट 87A में जो है रिबेट असेसमेंट 17-18 के लिए 5000 की रिबेट है, ये ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है। तो इस प्रकार से जो है टैक्स पेबल जो है वो अमाउंट ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं टैक्स डिटेल्स में। क्योंकि मैंने फाइनेंशियल ईयर में जॉब स्विच किया था तो मेरे 2 एम्प्लॉयर हैं और दोनों ने मेरा टीडीएस काटा है, तो वो टीडीएस काट कर टोटल कितना है वो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि टैक्स मेरा पेबल आ रहा है या मुझे रिफंड मिलना है। तो अगर आपका जो टीडीएस कटा हुआ है, यहाँ पे इनकम डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि टैक्स आपका कितना बन रहा है बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ में। इसके बाद आप देख लीजिए कि टैक्स डिटेल में आपका टीडीएस कितना कटा है। अगर आपका टीडीएस आपके टैक्स पेबल से ज़्यादा कटा है तो आपको रिफंड मिलेगा, और अगर आपका टीडीएस आपके टैक्स पेबल से कम है तो आपको पे करना होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में सैलरीड पर्सन में टैक्स पेबल और टीडीएस बराबर होता है, तो आपका नील टैक्स का रिटर्न होता है, यानी आपको ना तो कोई टैक्स पे करना है और ना ही कोई टैक्स रिफंड मिलना है। तो मेरे केस में भी यहाँ पे कोई भी टैक्स रिफंड या टैक्स पेबल नहीं है। अगर टैक्स पेबल आता है तो टैक्स पे करके यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल आपको देनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। अब क्योंकि मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अमाउंट पेबल में 0 आ रहा है और रिफंड में भी 0 आ रहा है। आपके केस में हो सकता है टैक्स पेबल आए या रिफंड आए। अगर रिफंड आएगा तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, पेबल आएगा तो अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट हो जाएगा। पेबल आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको टैक्स पे करना है और उसका डिटेल यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स में डालना है और उसके बाद आईटीआर सबमिट करना है। टैक्स डिटेल में मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए टैक्स पेबल नहीं है। अगर आपके लिए पेबल आता है तो पहले टैक्स पे कीजिए, उसका डिटेल यहाँ पे चालान का डिटेल यहाँ पे फिल कीजिए एंड देन आगे बढ़िए। अगर आपने बिना टैक्स पे किए अगर रिटर्न फाइल कर दिया तो वो डिफेक्टिव रिटर्न कहलाएगा। तो प्लीज़ अगर ऐसा है तो रुकिए, अपना टैक्स पे कीजिए, उसका चालान का पूरा डिटेल यहाँ डालिए, फिर आगे बढ़िए। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पे मुझे दिख गया कि मेरा टैक्स पेबल 0 है, टैक्स रिफंड 0 है। इसके अलावा एग्जम्प्टेड इनकम मेरा कोई है नहीं। एग्जम्प्टेड इनकम में आपका डिविडेंड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, इस तरीके के इनकम आपके आते हैं। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल देना है और यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उनके डिटेल्स आपको कंपल्सरीली यहाँ पे देना ज़रूरी होता है। तो चलिए डिटेल देते हैं। सबसे पहले आईएफएससी कोड, नेम ऑफ द बैंक ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे नेम ऑफ द बैंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अकाउंट नंबर, द नंबर शुड बी 9 डिजिट और मोर एज पर सीबीएस सिस्टम ऑफ द बैंक। तो आपको कंप्लीट अकाउंट नंबर डालना है। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड ड्यूरिंग 9 नवंबर 2016 टू 30 दिसंबर 2016। अगर आपको याद है तो ये वो पीरियड है जिसमें नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। अदर बैंक अकाउंट डिटेल, इसके अलावा आपके पास जो भी बैंक अकाउंट डिटेल है उसका डिटेल भी यहाँ पे डालना ज़रूरी है। मेरा एक और अकाउंट है, उसका डिटेल मैं डाल देता हूँ। आईएफएससी कोड, बैंक का नाम खुद दिया जाएगा, देन अकाउंट नंबर,
अकाउंट नंबर डालते समय काफ़ी ध्यान रखें, ये काफ़ी क्रिटिकल है। आपको बहुत सावधानी से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा अकाउंट है तो यहाँ पे ऐड बटन दबा के आप और अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इतना फिल करने के बाद आपका जो है वेरिफिकेशन, तो आई गौरव सन डॉटर ऑफ, यहाँ पे आपको आपके फादर का नाम डालना है, इसके बाद प्लेस डालना है, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब एक बार बस चेक कर लीजिए कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट डाली है, कुछ छूटा तो नहीं है। अगर कुछ छूटा है इन्फॉर्मेशन तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बट फिर भी एक बार चेक कर लीजिए कि जो भी सारी इन्फॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है या नहीं। ATG में मैंने आपको बताया था डोनेशन का डिटेल आएगा। डोनेशन अगर आपने दिया है किसी NGO को या गवर्नमेंट को देन ये फिल करना है, अदरवाइज़ ये फिल नहीं करना है। बस ऑलमोस्ट हो गया। बस अब क्या करना है, सिर्फ आपको सबमिट करना बाकी है। जब आप श्योर हो जाएं कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो प्रॉपरली भरी है, तब जाके आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन दबाना है। उसके पहले प्रीव्यू एंड सबमिट बटन को नहीं दबाना है। प्रीव्यू एंड सबमिट बटन दबाया। अब देखिए यहाँ पे ये एक पॉपअप दे रहा है, प्लीज़ एंटर द अमाउंट। अगर आपने कुछ भी स्किप किया है तो वहाँ पे वो आपको बढ़ने नहीं देगा आगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे, तो ये मुझे यहाँ पे फिल करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे जब तक मैं अमाउंट नहीं डालूंगा, अगर 0 डाला है तो 0 फिल कीजिए। चलिए अब वापस देखते हैं सबमिट करके। यहाँ पे भी मुझे अमाउंट डालना पड़ेगा, तो मैंने डिमोनेटाइजेशन पीरियड में कोई अमाउंट जमा नहीं किया है, तो दोनों जगह मैंने 0 डाला। बस प्रीव्यू एंड सबमिट। ये आप प्रीव्यू अभी भी सबमिट नहीं हुआ है, अभी हम प्रीव्यू कर रहे हैं। आप यहाँ पे फाइनल एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी डेटा भरा है वो बराबर भरा है कि नहीं। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे अमाउंट पेएबल नहीं आना चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर अमाउंट पेएबल आ रहा है और आपने सबमिट कर दिया है तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव कहलाएगा। इसलिए आपको जब तक आप अमाउंट पेएबल को 0 नहीं करते तब तक आपको सबमिट नहीं करना है। जब आप पूरी तरीके से इंश्योर हो जाएं उसके बाद सबमिट बटन दबा दीजिए। तो जब हमने प्रीव्यू एंड सबमिट बटन दबाया तो हमको प्रीव्यू आया, प्रीव्यू को चेक कर लिया कि टैक्स पेएबल नहीं आ रहा है एंड फाइनली सबमिट बटन। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे आपका ये रिटर्न हो चुका है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप पढ़िए योर रिटर्न हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली बट इट इज़ पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो वेरिफिकेशन करना बाकी है, अपलोड हो चुका है, सबमिट हो चुका है, वेरिफिकेशन करना बाकी है। वेरिफिकेशन करने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं। ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसका एक्नॉलेजमेंट ITR-V डाउनलोड करके इसे फिजिकली साइन करके बेंगलोर CPC इनकम टैक्स के ऑफिस भी पहुंचा सकते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमें देखना था कि ITR कैसे फाइल किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपने देखा कि रिटर्न फाइल करना कितना आसान है।